ऐसा गेट पर खड़े होकर धाड़ मार के एकदम जोर से बोला, ए छोड़ दे इस बेचारी को। हसन की आवाज जयराम ने अनसुनी कर दी। इसके बाद हसन का दिमाग घूम गया। भाई साहब तेरी वे इनकी डांट, ये तो सुनाई नहीं दे रहा यार, हम 2-3 बार बोल रहे छोड़ दे बेचारी को, क्या परेशान कर रहा है, क्यों इसके साथ में गलत काम कर रहा है। लेकिन उसकी बुद्धि तो है, बहन की डांट में तो दादा हूं, मुझे कौन रोकेगा। अब लेकिन गड़बड़ अब यहीं से चालू होने वाली। गंगाधर अपनी पत्नी के साथ रात करीब 9:30 बजे के आसपास गोमतीपुर थाने पहुंचता है। थाने के बरामदे में खड़े पति पत्नी काफी परेशान थे। पति पत्नी थाने आए जरूर थे, पर उन्हें मन ही मन ये आशंका हो रही थी कि पता नहीं उनका काम होगा या फिर नहीं होगा। गंगाधर की पत्नी अनामिका की गोद में एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी और 4 साल का एक बेटा गंगाधर की उंगली पकड़े हुए खड़ा था। वे जिस चाल में रहते थे, चाल मतलब चाल बोलते हैं एक जैसे बस्ती बस्ती टाइप को बोलते हैं चाल। एक्चुअल में पति पत्नी जिस चाल में रहते थे वहां पर अपना गैर कानूनी धंधा यानी चोरी की शराब और गांजा बेचने वाला और दादागिरी करने वाला जयराम नाम का एक आदमी भी उन्हीं की बस्ती के आसपास ही, मतलब उन्हीं की बस्ती में रहता था। गंगाधर एक कपड़े की फैक्ट्री में नौकरी करता था, प्राइवेट जॉब करता था। थोड़ी बहुत उसको जो वो सैलरी मिलती थी, जिससे वो अपने परिवार का जो है वो लालन पालन करता था। चूंकि पति पत्नी जो थे वो थाने में जयराम के खिलाफ शिकायत लेकर के आए हुए थे, लेकिन वो जो शिकायत थी वो सामान्य गाली गलौज और मारपीट को लेकर के थी। परंतु सामान्य गाली गलौज और मारपीट के मामले में पुलिस रिपोर्ट लिख तो लेती है, पर कोई खास कार्रवाई नहीं करती है। पुलिस के इस रवैये से गंगाधर बहुत परेशान था, बहुत ज्यादा टेंशन में था। वो तो केवल यही चाहता था कि पुलिस उस जयराम दादा, जो अपने आप को दादा, उस जो चाल का, उस कॉलोनी का जो अपने आप को दादा कहता है, जो गलत कामों में इन्वॉल्व है, भाई उसका कुछ ना कुछ जो है बंदोबस्त कर दे। वो ये चाहता था कि ज्यादा नहीं तो बहुत ज्यादा अगर ना करे तो कम से कम उसे थाने बुलाकर उसके सामने डांट फटकारी लगा दे। इससे कम से कम उसे शांति तो मिलेगी और सामने वाला पुलिस की डांट फटकार सुनने के बाद में उसके बाद वो अपना गलत काम करना छोड़ देगा। उनको जो परेशान करता है, गाली गलौज करता है, मारपीट करता है, वो सब बंद कर देगा। एक्चुअली में ये पति पत्नी ये चाहते थे, पर पुलिस ऐसा भी करने के मूड में नहीं लग रही थी। एक्चुअली में गंगाधर 1 घंटे पहले भी थाने जो है वो आया हुआ था। उसने इंस्पेक्टर को बताया था कि साहब देखिए जयराम जो होता है वो उसे और उसकी पत्नी को जो धमकाता है और गाली गलौज करता है। अब होता यह है कि शिकायत लिखवाकर ये जैसे ही अपने घर पर पहुंचते हैं पति पत्नी, और ये बात जो होती है वो जयराम दादा को पता चल जाती है कि भाई उसके खिलाफ थाने में जो वो शिकायत देकर के आए हैं पति पत्नी। अब क्या था मामला, वो अपने आप को दादा बोलता था, वो अपने आप को बड़ा डॉन समझता था, और वैसा ही हुआ। बेचारे जैसे तैसे वो अपना गंगाधर जो था वो अपनी पत्नी के साथ में रह करके अपना ना लालन पालन अपने बच्चों को पाल रहा था। और जैसे ही उसकी स्थिति थी वो ज्यादा मजबूत नहीं थी, इसका फायदा जो था वो जो अपने आप को दादा बोलता था जयराम, वो उठाता था। अब उसे पता चलता है कि भाई सब शिकायत ये करके दोनों के दोनों थाने आए हुए हैं। उसके बाद होता है कि जयराम ने फिर से जो है उसे गालियां दी, और इतना ही नहीं उसके साथ में मारपीट की, तमाचा भी मार दिया। गंगाधर पत्नी के साथ उसकी शिकायत लिखवाने से दोबारा जो होता है वो थाने में जाता है कि साहब देखो अभी मैं 1 घंटे पहले आया था, अब मैं दोबारा आ गया हूं और अकेला नहीं अपनी पत्नी के साथ में आया हूं। साहब बहुत तंग आ गया हूं, कैसे भी करके इंस्पेक्टर साहब इसका जो है समाधान करिए। होता यह है कि सौभाग्य से उस समय थाना गोमतीपुर के इंस्पेक्टर प्रभु पटेल बरामदे में ही खड़े हुए थे। थोड़ी ही देर में गंगाधर और उसकी पत्नी को फिर थाने आते देखकर सब लोग जो वो हैरानी से जो है पूछने लगते हैं। अब वो पूछते हैं भाई गंगाधर क्या बात हो गई, तू अभी गया था फिर वापस आ गया। गंगाधर ने उन्हें जयराम के दुस्साहस की बात जो है वो पुलिस वालों को बताई कि साहब फिर दोबारा से गाली गलौज मारपीट करना, मेरी पत्नी को गलत नजरिए से देखना, ये सब शामिल है, साहब कुछ करिए। फिर क्या होता है, इंस्पेक्टर प्रभु पटेल ने अगले दिन चाल में आकर के, मतलब जहां वो रहते थे जिस कॉलोनी में आकर के, दादा जयराम की खबर लेने का आश्वासन देकर के पति पत्नी को थाने से घर भेज दिया कि आप निश्चिंत रहो, कल आकर के उसकी हम खबर लेंगे। अब होता यह कि अगले दिन दोपहर को अनामिका, यानी गंगाधर की पत्नी का नाम था अनामिका, अगले ही दिन दोपहर को अनामिका का जो है वो रोना पूरी जो कॉलोनी होती है वो सुनती है, वो रोना धोना स्टार्ट कर देती है। एक्चुअली वो क्यों रो रही थी वो आपको बताता हूं, लेकिन कोई मदद के लिए अपनी खोली से बाहर नहीं आया था। उस समय उसका पति गंगाधर अपनी ड्यूटी, आपको मैंने बताया क्योंकि वो प्राइवेट काम करता था, वहां पर गया हुआ था। अनामिका अपने जो है बेटी और बेटे के साथ में अकेली घर पर थी। इसका फायदा जो था वो जयराम ने उठा लिया।
अनामिका को अकेला देख करके जयराम उसकी खोली में घुस आया था। वो उसके साथ में जबरदस्ती कर रहा था। जयराम ने उसके कपड़े फाड़ दिए थे और इतना ही नहीं, जमीन पर नीचे गिराकर उसे पूरी तरह निर्वस्त्र करने की कोशिश कर रहा था। बेचारी असहाय अकेली क्या करती। अनामिका उसका सामना करते हुए बहुत प्रयास कर रही थी अपने आप को बचाने का, सेल्फ डिफेंस का, लेकिन अकेली उस दादा के सामने उसकी पेस नहीं चल पा रही थी। इतना ही नहीं, क्योंकि उसके बच्चे भी छोटे थे, उसका पति जो था वो घर पर नहीं था। अनामिका उसका सामना करते हुए अपने आप को जैसे तैसे बचते बचाते हुए एकदम जो वो चीखते चिल्लाते हुए जो शोर मचा रही थी, लेकिन उस कॉलोनी का कोई भी आदमी उसकी मदद के लिए नहीं आया था। चाल में ऐसा कोई एक भी इंसान, एक भी मर्द नहीं था जो वहां आकर के जयराम दादा को जो वो रोक सके। उनके जयराम दादा के सामने किसी की हिम्मत नहीं थी भाई साहब। लेकिन गोमतीपुर की उस कॉलोनी का कोई आदमी भले ही जयराम के सामने नहीं आया था, लेकिन एक आदमी हसन महबूब अनामिका के चीर हरण के समय भगवान श्री कृष्ण बन करके जरूर हाजिर हो गया था। बेचारा वो जो हसन था वो गरीब जरूर था। वो क्या करता था, वो फल बेच करके अपना गुजारा जो है वो करता था। जिस मौसम में जो फल मिल जाता, हसन जो है उसे एकदम है ना साफ करके, एकदम सुथरा करके, और उसे जो गली गली ले जा करके जो बेचने का काम किया करता था। होता यह है कि उन दिनों वो तरबूज बेच रहा था। उस कॉलोनी के आसपास आते ही उसने एक महिला की चीखने की आवाज सुनी थी। उसने जब देखा तो पता चला कि जो एक छोटा सा बेटा है वो कमरे के कोने पर जो खड़ा हुआ था। उसके बगल में जो होती है नन्ही छोटी सी एक बच्ची थी, वो चारपाई के पास में जो खड़ी बिलख रही थी, रो रही थी। अंदर आकर के उसने जो दृश्य देखा, उसने हसन को एकदम हिला के रख दिया। पल भर में उसे सारी बातों का ख्याल आ गया। वो तुरंत समझ गया कि मामला एक्चुअल में है क्या, क्योंकि अनामिका जो थी वो बेसहारा जो है वो जो है ना जमीन पर पड़ी हुई थी। जब उसने इस दृश्य को देखा, तो ये दृश्य जब मैं इस स्टोरी को पढ़ रहा था तो प्रभु श्री कृष्ण जी की याद आ गई, जब चीर हरण के समय पर भगवान श्री कृष्ण जो थे वो आए थे। जैसे ही उसने ये सीन देख लिया तो उसके बाद में भाई साहब गेट पर खड़े होकर धड़ मार के एकदम जोर से बोला, ए छोड़ दे इस बेचारी को। हसन की आवाज जयराम ने अनसुनी कर दी। इसके बाद हसन का दिमाग घूम गया। भाई साहब तेरी वे इनकी डांट, ये तो सुनाई नहीं दे रहा यार, हम 2-3 बार बोल रहे छोड़ दे बेचारी को, क्या परेशान कर रहा है, क्यों इसके साथ में गलत काम कर रहा है। लेकिन उसकी बुद्धि तो है, मैं इनकी डांट में तो दादा हूं, मुझे कौन रोकेगा। अब लेकिन गड़बड़ अब यहीं से चालू होने वाली। तरबूज काटने वाली जो धारदार छुरी लेकर के वो क्या करता है, कमरे में घुस आता है, जो क्योंकि वो फल बेचने का काम किया करता था, और कह रहा होता है कि उसे छोड़ दे, नहीं तो फिर इसका अंजाम जो होता है वो बुरा होगा। लेकिन जयराम पर इस चीज का कोई असर नहीं पड़ रहा था। इतना कहने के बाद में हसन ने जयराम की बैक पर एकदम जो भाई साहब छुरी से जो है वार कर दिया। जयराम जो था वो तुरंत ही जमीन पर गिर गया था। हसन ने तुरंत ही दूसरा वार कर दिया, और ये जो दूसरा वार था वो जयराम की पसली में जाकर के लगा। अब उस कोठरी में जयराम की चीखें एकदम गूंजने लगी थी। यानी कुछ समय पहले अनामिका चीख रही थी, चिल्ला रही थी, अपने आप को बचाने के लिए प्रयास कर रही थी कि कोई उसकी मदद कर दे, ठीक है। लेकिन अब अनामिका की जगह पर अब जो जयराम था वो उसकी चीखें जो है गूंजने लग रही थी। पूरी कॉलोनी अब अनामिका की नहीं, जयराम की चीखों से गूंज रही थी। अब क्या था, तुरंत ही जयराम की पकड़ से छूट करके अनामिका जल्दी से ही उठी और बेटी को गोद में लेकर के बाहर निकल आई। होता यह दरअसल सत्यम नगर में हुई एक हत्या की जांच में अपराधी का सूत्र गोमतीपुर के इलाके में ही मिला था, जहां पर यह घटना अनामिका और जयराम के साथ में हुई थी। उसी जगह पर पता चला था कि भाई जिस केस की मैं कोई जांच कर रहा था वो एक दूसरे केस की, उसका मुख्य अपराधी जो है वो उस क्षेत्र में है। इसके बाद में इंस्पेक्टर गायकवाड़ ने देसाई को जांच के लिए गोमतीपुर भेजा था। पूछताछ करते हुए देसाई उस समय उस कॉलोनी के आसपास पहुंच गया था जहां से चीख पुकार सुनकर के लोग जो इधर उधर दौड़ रहे थे, चिल्ला रहे थे। वहां पर जब इंस्पेक्टर साहब ने ये दृश्य देखा तो वो भी एकदम भाई साहब चौंके। सबसे पहले उन्होंने हसन से उसके हाथ में जो छुरी लगी हुई थी वो उसे जो है वो है ना छुड़ा लिया। मैंने जयराम को गाड़ी में बैठाया, तुरंत ही उसका जो सिर था वो एक तरफ लटक गया। ऐसा ही देसाई जो थे वो तुरंत जो इंस्पेक्टर गायकवाड़ को फोन करके सूचना देते हैं। गायकवाड़ ने फोन रिसीव किया तो देसाई ने कहा कि सर यहां गोमतीपुर में एक चाल में एक जो हत्या हो गई है। अब वो पूछते हैं इंस्पेक्टर साहब कि भैया आरोपी कहां है जिसने ये वारदात को अंजाम दिया है। तो वो कहता है साहब टेंशन मत लीजिए, आरोपी मेरे पास में ही है।
वो मेरे घटना स्थल पर ही है, मैंने उसे पकड़ लिया है। अब इंस्पेक्टर साहब पूछते हैं कि भाई ये जो मामला है, ये जो घटना है वो क्यों हुई है, जरा हमको बताइए। ये साहब, एक आदमी एक औरत के साथ बलात्कार करने का प्रयास कर रहा था। उसी समय साइड में ही फल बेचने वाले ने उसे छुरी जो है वो घोंप दी। इसके बस यही बात है और इसके बाद में उसका अंत हो गया है। अब ये घटना होने के बाद में अनामिका बहुत घबराई हुई थी। तो पुलिस होती है घटना स्थल से सारे साक्ष्य जो होते हैं वो इकट्ठा करके अपनी जो कार्यवाही है उसको पूर्ण कर लेती है। अब मामला होता है कि ये जो घटनाक्रम हुआ है इसमें जो जो दोषी हैं उनको जो थाने बुलाया जाए। अब क्या था दोस्तों, अनामिका का पति जो गंगाधर होता है उसे सूचना मिलती है। वो तुरंत ही शाम को 4 बजे सूचना पा करके भाई अपने घर पर जो दौड़ा दौड़ा चला जाता है। घर के सामने उसने देखा कि बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है, एकदम जो होते हैं वो लोग जो इधर उधर भाग दौड़ रहे हैं और वहां पर पुलिस भी खड़ी हुई है। ये सब देखने के बाद में जो अनामिका का पति होता है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तो उसे ये नहीं बताया गया था कि घर में एक्चुअल में हुआ क्या है। अपनी खोल का दृश्य देख करके उसके पैर जो कांपने लगे थे और पति को देख करके अनामिका जोर जोर से रोने लगी थी। पूरी बात जान करके गंगाधर एकदम सन्न रह गया। फल बेचने वाले हसन के प्रति आभार और हमदर्दी से उसका मन भी छलक उठा था, क्योंकि उसने पूरी कहानी जो है वो अपनी पत्नी अनामिका के मुंह से ही सुनी थी कि किस तरीके से हसन भैया जो है उन्होंने जो है मेरी किस तरीके से इज्जत बचाई है। उसे पता चल गया था कि हसन की वजह से उसकी पत्नी की इज्जत बची है। पर लेकिन इस टाइम पर गंगाधर बड़ा टेंशन में था, क्योंकि अब वो सोचने लगा था कि भाई हसन का अब होगा क्या। ये सब घटना को अंजाम देने के बाद में हसन भी जो है टेंशन में था कि यार ये सब क्या हो गया। लेकिन वो पछतावा बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि भाई कानून जो है मैंने अपने हाथ में तो ले लिया है, लेकिन भाई देखो मैं जानता हूं और ऊपर मेरा अल्लाह जानता है कि मैंने सही किया या फिर गलत किया है। उसे बिल्कुल भी पछतावा नहीं था कि साहब आप मुझे थाना ले जाना चाहते हैं, बिल्कुल आप ले जाइएगा। और थाने में ले जाने के बाद में उसने कहा कि देखिएगा मैंने जो काम किया है वो इंसानियत का फर्ज निभाया है। एक महिला की जो आबरू होती है, इज्जत होती है, उसको जो है लुटने से बचाया था। ये जो काम किया वो हसन ने इस तरीके से किया। इसके बाद में क्या होता है कि जयराम की जो बॉडी होती है उसका पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अनामिका, गंगाधर, हसन और 4-5 लोगों को जो साथ लेकर के जो क्राइम ब्रांच के देसाई साहब थे वो अपने ऑफिस में, क्राइम ब्रांच के ऑफिस में उन्हें लेकर के जाते हैं। देसाई की रिपोर्ट से इंस्पेक्टर गायकवाड़ जो थे वो पूरा मामला समझ गए थे कि मामला क्या है। अब क्या था, जो इंस्पेक्टर साहब थे वो हसन को अपने सामने बिठा करके उसे धीरे धीरे एक एक बात पूछ रहे थे, एक एक सवाल कर रहे थे। और इसके साथ ही में हसन जो था वो इंस्पेक्टर साहब के सारे सवालों के जवाब जो आराम से दे रहा था। इंस्पेक्टर साहब जो होते हैं वो बीच बीच में अनामिका से भी सवाल पूछ रहे थे। अनामिका ने कहा कि साहब ये भैया जो फल बेचने का काम करते हैं, साहब ये फल वाले भैया आ गए इसीलिए मेरी इज्जत बच गई, नहीं तो भाई। इतना कहकर के अनामिका एकदम रो पड़ती है। हसन ने दृढ़ता से कहा कि साहब एक औरत की इज्जत और जान बचाने के लिए मुझे पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़े तो वो भी मुझे मंजूर है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे मन ने जो कहा मैंने वो किया, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मुझे उस समय पर जो सही लगा वो मैंने किया है। तो वो कहते हैं कि भाई जेल में क्यों रहना पड़ेगा तुझे हसन यार, तुमने ऐसा किया क्या है जो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। वो कहते हैं इंस्पेक्टर साहब कि देखो हसन, तुमने ऐसा कोई अपराध या गलती नहीं की है, इसलिए आपने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया है। जयराम को मारने का अधिकार इसे कानून ने दिया है। अब आप कहेंगे भैया ऐसा कौन सा कानून हो गया, मर्डर हो गया और इसके बाद आप कह रहे हैं कि ये कानून का एक अधिकार है। वो आपको मैं बता देता हूं। बलात्कार करने या बलात्कार का प्रयास करने वाले को मार देने का अधिकार या उसका शिकार बनने वाली महिला को तो है ही, अगर वहां कोई व्यक्ति हाजिर है तो वो इस काम को वो खुद भी कर सकता है। तभी इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि हसन तुमने जो किया है वो अच्छा काम किया है, इंसानियत निभाई है, इसीलिए ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि तुमने एक महिला की जो इज्जत है उसको बचाने का काम किया और ये जो घटना कारित हुई है वो उस इज्जत को बचाने के दौरान ही हुआ है। अब क्या था दोस्तों, ये जितना बयानबाजी लेना था इंस्पेक्टर साहब को, दरोगा जी को, वो हसन और अनामिका इन दोनों के बयान लेने के बाद में इनको जो वो थाने से छोड़ दिया जाता है। और गायकवाड़ जो हसन की तारीफ करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी जगह अगर मैं भी होता तो मैं भी वही काम करता जो तुमने किया है। साथियों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। इस तरह की और भी कहानी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उनको आप आराम से सुन सकते हैं। धन्यवाद।